वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा वाक़े पर आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जज्बात अंगेज़ थी। उन्होंने सारी सूरत हाल का ना सिर्फ ये कि तजिया किया बल्कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दी। लेकिन इसके साथ साथ इस साने के ऊपर जो सियासत हो रही है और जिस किस्म की गलत इतलात और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर उन्होंने इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे शहीद हुए हैं और जाहिर है कि पुलिस फोर्स का हर रुकन ये चाहता है कि वो अपने साथी का जो है वो बदला ले और उसके कातलों को अंजाम तक पहुंचाए। हम इस सिलसिले में कोई कसर नहीं उठा कर रख रहे, लेकिन हमें काम करने दिया जाए और जिस किस्म की सूरत हाल दरपेश है और जो कुछ कहा जा रहा है और लोग साइंटिस्ट बने हुए हैं इस सारी सूरत हाल पर, उससे गुरेज किया जाए। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की। इस सूरत हाल के ऊपर जो है उन्होंने खुलकर और तफसील से बात की और ये भी कहा कि इस पर तमाम सियासी कुव्वतों को जो है वो इकट्ठा होना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी के एक इंतहाई संगीन सूरत हाल से दो चार है और जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला सानिया जो है वो यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जिसने पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर दिया है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबरदज़मा है। ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद माजी करीब की वो जंगें हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने लड़ी हैं और जाहिर है इसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हालात को मुतासिर भी कर रही है और इस मामले के अंदर अफ़गानिस्तान का जो रवैया है वो इंतहाई मामदाना है। और आज भी वहाँ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने अंदर झांके और अपने अंदर के हालात जो है उसको ठीक करे। कौन नहीं जानता कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब हो रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं, पुलिस की चौकियों पर हमले कर रहे हैं, वो जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके पास कहाँ से आई है, किस तरीके से आई है और कितना बड़ा नुकसान जो है वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस वाक़े की पूरी दुनिया में मज़म्मत की गई है, लेकिन देखना ये है कि इस सूरत हाल तक पहुँचने में जो हालात और वाक़यात दरपेश हुए, हमने उससे क्या सबक सीखा है। क्या आज पाकिस्तान जो है वो अपनी पॉलिसी तब्दील करने जा रहा है और जो पॉलिसी अब तक इख्तियार की गई, क्या उसमें होने वाली गलतियां जो हैं उसका इदराक हो गया है। और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो इकट्ठी होंगी और एक मरतबा फिर जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल साने के बाद एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया गया था, इस साने की अजियत और तकलीफ़ को जो है वो सब ने महसूस किया और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पहुँचे, आर्मी चीफ भी पहुँचे और उसके बाद सेनेट की दिफा की कायमा कमेटी जो है वो अपने चेयरमैन मुशाहिद हुसैन की सरबराही में भी पेशावर पहुँची। उन्होंने ना सिर्फ ये कि वहाँ पर हस्पताल का विज़िट किया, ज़ख्मियों की इयादत की, उसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग में भी शिरकत की जिसमें कोर कमांडर ने उनको तफसीली ब्रीफिंग दी और हालात और वाक़यात के बारे में आगाह किया। ज़ाहिर है सेनेट की कायमा कमेटी बराए दफ़ा जो है वो एक बड़ी मोतबर कमेटी है और उस हवाले से जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसके अंदर बहुत सारे सवालात के जवाब भी होंगे। इस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट। मुशाहिद हुसैन साहब, पहले तो ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं कि आप लोग खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ पर आपने ज़ख्मियों की इयादत भी की, उसके बाद आपको बड़ी एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। क्या चीज़ जो है बुनियादी तौर पर आपके सामने रखी गई और कौन से नुकात थे जिनको उजागर किया गया? अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और कल
सबसे पहले जो पार्लियामेंट से हमारा वफ्द गया सेनेट दिफाई कमेटी का, जिसमें 6 सियासी जमातें, हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, सब की शमूलियत थी। और हमने लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जाके जो इयादत भी की ज़ख्मी लोगों की, और उनका देखा इंतज़ाम भी। अभी 7 लोग थे ICU में और 36 अभी थे जनरल वार्ड्स में। टोटल कैजुअलिटीज़ उनके पास 170 के करीब पहले आ चुकी थी। तो उन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली हैंडल किया रीडिंग हॉस्पिटल ने। और फिर हमारी जो कोर हेडक्वार्टर्स में हमने एक गुलदस्ता दिया फूल का, जो शोहदा का जो एक मॉन्यूमेंट है, मार्टर्स मॉन्यूमेंट। और फिर जो कोर कमांडर हैं 11 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अज़हर हयात साहब, उन्होंने हमें कोई 4 घंटे की तफसीली मुफस्सल पायदार पुख्ता ब्रीफिंग दी। और मैं समझ इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रीफिंग। और वो ख़ुद भी बड़े एक्सपीरियंस और दबंग अफसर हैं और फील्ड कमांडर हैं, और काफ़ी उनका बैकग्राउंड भी है। तो हमने सारी जो ओवरऑल पिक्चर हमें मिली, एक तो ये है कि ये एक ट्रायंगल है। हम बात करें पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, और तीसरा जो इशू ऑफ दहशतगर्द और दहशतगर्दी, और जो ये बॉर्डर है इसके साथ जो मूवमेंट होती है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि इसका मुकाबला कैसे करना है, उसमें नेक्टा का रोल, फ्रंटियर कोर का रोल, आर्मी का रोल तो है ही है, और पुलिस का रोल ख़ास तौर पे मैं पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जिस दलेरी के साथ और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने फेस किया, हालांकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं। और फिर एक और इशू जो है फाटा का जो मर्जर हुआ है, उसके हवाले से जो फंड्स देने थे, जो उनको डिस्ट्रिक्ट्स को इकट्ठा करना था, वो भी एक है, क्योंकि दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। और उसमें पाया जाती है काफ़ी तशवीश। तो इन इश्यूज़ को सारा हमने देखा। अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो दहशतगर्द आते हैं अफ़गानिस्तान से, उनके पास नाइट विजन कैमराज हैं। वो इक्विपमेंट है सोफिस्टिकेटेड जो अमेरिका छोड़ के गए हैं, भागे जब अफ़गानिस्तान से, वो अब उन दहशतगर्दों के पास है। अब वो इक्विपमेंट पुलिस के पास तो नहीं है, और चंद आर्मी यूनिट्स के पास है, सबके पास भी नहीं है। सो एक बड़ा एडवांटेज हो गया। और उनकी जो गन्स हैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड, M16 या कौन सी गन्स है, ऑटोमेटिक वेपन्स, वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला है। हालांकि पाकिस्तान ने, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, हमने ज़रब-ए-अज़ब में मुकाबला किया, बल्कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था 9/11 के बाद जिसने अंदरूनी दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया अपने अच्छा मुशाहिद साहब, अपने सिविलियन के जरिए। मुशाहिद साहब, आपने 3 चीज़ों की निशानदेही की है, ज़रा 1 बाय 1 जो है इस पर सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इस ब्रीफिंग के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के तालिबान के हवाले से क्या समझता है, और क्या जो उनके साथ रवाबित हुए हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान के हुकाम जो हैं वो कितने गैर मुतमईन हैं। और ये बात जो आज अफ़गानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा ने कही कि जी अंदर देखें हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही, तो क्या इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखें ना, इसमें हमारा थोड़ा सा जो अफ़गान पॉलिसी के माजी में रही है हमारी, वो हमारी कामयाब अफ़गान पॉलिसी नहीं रही, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था हमारा ओवर रीच करने का सिलसिला, और वो हम नाकाम रहे उसमें। अब देखें ना, अब हम कहते हैं एक दफ़ा जब हमने उनकी तर्जुमानी की एक शुरू में अफ़गान तालिबान रजीम की, फिर अब हम उनसे धमकियाँ देने पर आ गए हैं कि जी अगर वो ये करेंगे तो हम हॉट परसूट करेंगे, हम ये करें। ये दोनों रवैये बड़े एक्सट्रीम्स के हैं। हमें इसमें खामोश सफारतकारी करनी चाहिए। और हमारे पास जो स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, वो बड़े मंझे हुए सफारतकार हैं, वो जानते भी हैं, उनको पर्सनली जानते हैं, वो पश्तून भी हैं, पश्तो भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके क्वाइट डिप्लोमेसी इज़ द नीड ऑफ द आवर, उनको हैंडल करने की बात है। कुछ लेवरेज पॉइंट्स उनके हैं, कुछ हमारे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो इशू कोर इशू है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दूसरा जो है हमारा मेन इशू मेरे ख्याल में ये भी है नदीम साहब कि हमारी पाकिस्तान की एक वाज़े काउंटर टेरर स्ट्रेटजी इज स्टिल लैकिंग। हमारा रोल फायर ब्रिगेड का होता है कि जब
मसला पैदा हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, तो हमने ऑपरेशन भी किया, ऑपरेशन ज़रब सारा कुछ किया, टैकल किया। उसके बाद हम भूल गए जो नेशनल एक्शन प्लान में जो बाकी एक्शनेबल पॉइंट्स थे वो तो भूल ही गए, उसका जिक्र ही कोई नहीं होता और उस तरह वो अर्जेंसी भी नहीं नज़र आती। एक ये फरमाइएगा मुशाहिद हुसैन साहब कि आपने ये तज़किरा तो किया, लेकिन कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो थी वो माजी में उसमें तसलसल नहीं था, लेकिन ये फ़ैसले जो हैं ये जिस तरीके से भी होते रहे, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया हुआ, तमाम जमातें इकट्ठी हुई और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बना। लेकिन गुजारिश ये है कि अब जो ये फैसला हुआ है कि अब बातचीत नहीं होगी, लड़ाई होगी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसके अलावा फिर आपके पास चाराकार क्या है? देखें जी, इसमें उन्होंने कहा है, देखें मुज़ाकरात का जहाँ से ताल्लुक़ है वो फ़ौज का काम नहीं, फ़ौज का काम है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, फ़ौज का काम है दाखिली सलामती देना, और फ़ौज का काम है जो पैरामिलिट्री को ट्रेनिंग देना, जो ख़ास तौर पे अब बीफ अप कर रहे हैं फ्रंटियर कोर को भी, और उसके अलावा पुलिस का है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, CTD है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है। तो मजमूई तौर पर हम वी आर टॉकिंग ऑफ कोई 1.5-2 लाख की तो फोर्स बन जाती है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस हवाले से उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेना ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी जिसमें सब पार्टीज शामिल थी, PTI भी थी और उसमें हिज़्ब इक़्तिदार के लोग सारे भी थे, PMLN, PPP, ANP, JUI वगैरह। अब वो नकारा है उसको एक्टिवेट। तो मेरे ख्याल में अगर संजीदगी से, अर्जेंसी से इस काम को लिया जाए, पॉलिटिकल ओनरशिप लें कि क्या पॉलिसी बनानी है, गुफ्तगू करनी है या नहीं करनी, अगर नहीं करनी है तो किस किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन हो। बाकी जो पाकिस्तान आर्मी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ वॉर जोन। और वैसे भी उन्होंने बताया कि 30 से ज़ायद तो वैसे भी लोकलाइज्ड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, दूसरे काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो अपना काम तो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल ओनरशिप मेरे ख्याल में बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट उधर आ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, जो इंटरम गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्शन देना। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी शामिल हो, सब पार्टी को शामिल करना होगा। दूसरा जो है मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अगर फ्रंटियर कोर ने काम करना है तो सेंटर में जो नेक्टा है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसके तो इस्लामाबाद में आपने इसको डिसेबल किया हुआ है और उसके कोई सूबाई ब्रांचेज ही कोई नहीं है। तो अगर लीड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एक्शन प्लान ने फैसला किया था 2014 में कि वो होगा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसको ना फंड्स दिए गए, ना उनको इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, ना ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज़ हैं, पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के सीरियस इश्यूज़ हैं, फंडिंग के वो पूरे नहीं हुए। और साथ साथ में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। हम ब्लेम कर रहे हैं कि जी फलाना ने टॉक शुरू की, हमने कहा जी उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको डिसक्रेडिट मिलना चाहिए। इशू क्रेडिट या डिसक्रेडिट का नहीं है, इशू है कि जान और माल का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इशू है कि टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करेंगे, कंटेन करेंगे और क्रश करेंगे इंशाल्लाह। तो वो तो अभी उसकी उस स्टेज पर पहुंचे ही नहीं। तो हम ब्लेम गेम में फंस जाते हैं, सियासी चपकलिश में फंस जाते हैं, उसके बहुत शदीद नुकसान होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है। प्लस नाज़रीन, जो है इशू ऑफ फाटा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। इसमें मुशाहिद साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि 4 घंटे की वहाँ तफसीली ब्रीफिंग थी। ये जो एक मसला पड़ा हुआ है कि जिसमें गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये फ़ैसला किया गया कि वहाँ से जेलों से कैदी रिहा किए गए,
फिर वहाँ से कुछ लोगों को यहाँ ला के आबाद किया गया। फैज़ हमीद साहब गे और चाय का प्याला जो है वो इस दहशतगर्दी के सिलसिले में हमें मिल रहा है। क्या ये एहसास है कि वो गलत था, या ये कि नहीं कोई और सूरत हाल होनी चाहिए थी? क्योंकि जिस सतह पे उस वक़्त मुज़ाकरात हुए, क्या आप समझते हैं कि वो मुनासिब लेवल था मुज़ाकरात का? देखिए जी, जहाँ तक कैदी की रिहाई है, वो रिहाई तो 15 अगस्त 2021 के बाद हुई, जब अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई और जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने उनको छोड़ा क्योंकि वो उनके रवायती हलीफ पी रहे हैं। तो वो तो अफगानिस्तान की नई हुकूमत का फैसला था। शायद साहब यहाँ पाकिस्तान में जो सदारती माफ़ी और रिहाई दी गई उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, तो मैं ये जो लोग आए थे, इन्फ्लक्स हुआ था, ज़्यादातर तो अफगानिस्तान से हुआ था। दैट इज़ द मेन थिंग। और दूसरा, मेरे ख्याल में जो नेगोशिएशंस की एजम्पशंस थी, मुझे याद है कि 5 जुलाई 2022 को ब्रीफिंग भी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। तो उसमें मैंने भी क्वेश्चन किया था कि ये जो आप मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, उसमें और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, लोग बोले थे, और उसमें यह था कि इसके गारंटर कौन होंगे। और दूसरी बात है, अगर आप जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मुज़ाकरात से मुकर जाएं तो फिर क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे और काफ़ी सवालात किए गए। मुझे याद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवालात किए मेरे अलावा। उसके अलावा प्रोफेसर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी के, मोहसिन दावर साहब हैं नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, तो वो थे। तो मेरे ख्याल में ये कोई गलत अजम्पशंस पर हम सोचते रहे, मफरूज़े ठीक नहीं थे, जल्दबाजी भी थी और इसमें कोई फॉलो अप नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, जैसे APS के बाद हुई थी नेशनल एक्शन प्लान पर, वो ओवरसाइट, पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं रही। तो हमने दे दिया जी, एक दो बंदे फैसला करें, बात करें और गुफ्तगू करें। तो गुफ्तगू के ना नतायज हुए मुस्बत, और ना उसके अलावा ना उसके ठोस पुख्ता कोई बात निकली, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जो मुल्क में दहशतगर्दी फिर से उभर आई। अच्छा, इसमें मुशाहिद साहब ये फरमाइएगा कि इस ब्रीफिंग के दौरान, मैं फिर इसके बाद आगे बढ़ूंगा, और उसका ये आपको क्या तासुर उभर कर सामने आया कि सूरत हाल जो है उसकी संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए क्या सोचा जा रहा है कि क्या इसका करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि ऑपरेशंस तो जारी हैं, लेकिन अब जिस सतह के ऊपर मामला पहुंचा है, अब ये पुलिस लाइंस में धमाके के बाद, तो कोई हिकमत अमली, कोई बात हुई इस हवाले से? जी, देखिए ना, अब मैं आपको एक फिगर देता हूं, दो फिगर्स देता हूं, स्टेटिस्टिक्स। जो आबादी है उस सूबे में, वो 70% लोग हैं जिनकी उम्र 16 और 35 के दरमियान है। सो इट्स अ यंग पॉपुलेशन इन खैबर पख्तूनख्वा। और उसमें जो एम्प्लॉयबल एज है कि लोग हैं, उनमें 60% से ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको नौकरी कोई नहीं है। तो ये जो जॉबलेस लोग हैं फिर कहाँ हैं? दे कैन बी हायर्ड फॉर क्रिमिनल गैंग्स बाय टेररिस्ट ग्रुप्स, नंबर 1। दूसरा ये है कि उन्होंने हमें बताया गया कि जब ऑपरेशन हुआ था ज़रबे अज़ब, लोग बेघर हुए थे, स्वात के बाद भी बेघर हुए थे, उनको वादा किया गया था कॉम्पनसेशन दी जाएगी। वो घर छोड़ के गए, उनके घर तबाह भी हुए, बेघर हुए। 46 अरब रुपया मुस्तखिल हुआ कि उनके लिए कॉम्पनसेशन के लिए, अभी तक उनको दिया नहीं गया। और ये आबादी 5 मिलियन की आबादी की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मर फाटा की बात है। और अब मैं देख रहा था कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस का डेवलपमेंट बजट है, उसमें 90 अरब दिया जा रहा है उनके डेवलपमेंट फंड्स के लिए, गालिबन हर को 50-50 करोड़ या कितना। तो यही फंड, इंस्टेड ऑफ स्क्वांडरिंग ऑन दिस इशू, आप उसको रीएलोकेट करें ऑन 2 एरियाज। नंबर 1, ये जो 46 बिलियन 46 अरब देना है, जो मजलूम लोग हैं, पश्तून्स हैं, जिन पर ज्यादती हुई है, जो 30-40 साल से जंग के शिकार में फंसे हुए हैं, अफगान जिहाद कह लें, खाना जंगी कह लें अफगानिस्तान में, फिर वॉर ऑन टेरर कह लें, उनको कॉम्पनसेशन जो हमारा रियासत का फ़र्ज़ है वो पूरा किया जाए। और दूसरा, ये जो आपके पास नाइट विजन इक्विपमेंट ही नहीं है,
आपके पास सेंसर वाले कैमराज ही नहीं है पुलिस के पास और पैरामिलिट्री और फौज के पास, वो तो प्रोवाइड करें ना। तो मेरे ख्याल में ये अर्जेंसी इस बात की है, तो वो अर्जेंसी हम देख नहीं रहे। मैंने तो मुतालबा भी किया है कि जो 8 फरवरी को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया है, उसका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, दहशत गर्दी के खिलाफ हिकमत अमली कैसे तैयार की जाए और उसमें सब शामिल किए जाए, क्योंकि उसमें सेनेट भी होगी, कौमी असम्बली भी होगी और सेनेट में तो पीटीआई शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये अर्जेंसी होनी चाहिए। और दूसरा मेरा तो ख्याल था कि गवर्नमेंट को फ़ौरन एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कन्वीन करनी चाहिए, जैसे मियाँ साहब ने कन्वीन की थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आफ्टर द आर्मी पब्लिक स्कूल इंसिडेंट। तो ये अर्जेंटली हुकूमत के फैसले हैं। फौज अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, फ्रंटियर कोर अपना काम कर रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी अपना काम कर रही है, लेकिन जो ओवरऑल काम करना है पॉलिटिकल लेवल पर, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसमें मैं एक फुकदान देख रहा हूँ, एक गैप देख रहा हूँ। और वो काम पॉलिटिकल ओनरशिप के अलावा फाइनेंशियल भी है और फैसला करने की बात है। ठक ठक ठक, अभी तक तो कोई फैसले नहीं आए। क्या होता है, एक वाकया होता है, कॉन्डमनेशन होती है, कॉन्डोलेंस होती है, कॉम्पनसेशन होती है। 3 C's, कॉन्डमनेशन, कॉन्डोलेंस एंड कॉम्पनसेशन। ये तो एक रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले बन गए हैं। आप इस मसले का एक पायदार हल भी तो ढूंढे ना, तो वो तो हुकूमत का फर्ज है। अच्छा, इसमें मुशाहिद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो है कि जो वहाँ की पुलिस है उसके पास मुनासिब हथियार नहीं है, जदीद उनके पास साजो सामान नहीं है, और ज़ाहिर है कि ऐसी जंग के अंदर जब इस तरह का आपको आगे से जदीद असले का सामना हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तकरीबन 40 अरब रुपया सालाना दिया गया, इस मद में 417 अरब रुपए की वो बात कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे ये एहसास पाया जाता है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए दी गई उसका इस्तेमाल उस मद में नहीं हुआ और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? ये तो जाहिर है कि एक काफ़ी लेवल पर नाअहली या नालायकी कह लें हुई है कि जो पैसा दिया गया था वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ ज़्यादती है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं सही सेट नहीं हुई, उनकी पुलिस को बीफ अप नहीं किया गया। हालांकि हमें पुलिस रिफॉर्म्स का बड़ा सुना था, तो ये अब है, अब वो दैट इज़ नाउ वाटर ऑन द ब्रिज। वो माजी में जो हुआ वो हुआ, अब रोना धोने का फ़ायदा कोई नहीं, हम आगे बढ़ें। अब एक मसला आपके सामने खड़ा हो गया है और सीरियस मसला, एक कौमी मसला है, सिर्फ एक सूबे का नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का, इट इज़ अ नेशनल इशू। कल को मियांवाली में भी अटैक हो गया, फिर कराची भी चला जाएगा और जगह चला जाएगा। टेररिज्म लाइक क्लाइमेट चेंज हैज़ नो बॉर्डर्स। तो उस हवाले से हमें इसको अर्जेंटली टैकल करना है, एक नए जज्बे के साथ, बलबले के साथ और नई स्पिरिट के साथ। पॉलिटिकल विल और विजन की ज़रूरत है और फैसले करें, ठक 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 कंसेंसस लाएं और इसमें सबको बैठा के फैसले करें। हम तो इधर रवायती चीज़ में बड़े, मैं बता रहा था कि पेशावर जब मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा, कहते हैं आप इस्लामाबाद में लड़ रहे हैं, तख्त लाहौर की लड़ाई हो रही है, इधर हम मर रहे हैं, तो अब क्या रहे, और हमारा कोई पुरसन हाल नहीं, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं कर रहा। ये एक बड़ी अफसोसनाक और दुखी बात है जी। अच्छा मुशाहिद साहब, अब ये ज़रा फरमाइएगा कि देखें, जैसे आपने भी सह जहती इस सूरत हाल का ब्रीफिंग के हवाले से तज़किरा किया। अब मामला ये है कि अब भारत जो है वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व है और ज़ाहिर है इन लोगों के पास ये इक्विपमेंट भी आ गया है, ट्रेनिंग भी आ गई है। अफ़गानिस्तान का इशू अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। अब इसको किस तरीके से आप बायलैटरल सतह के ऊपर तय कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो तालिबान की सहूलत से भी जो मुज़ाकरात हुए उनका नतीजा नहीं निकला। तो अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी सरजमीन तो इस्तेमाल हो रही है, वो उसको एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये कैसे, ये मामला अगर बातचीत से ही हल होना है तो कैसे होगा? देखिए जी नदीम साहब, हर बैन अवी सियासत में गिव एंड टेक होता है, क्विड प्रो को होता है, कुछ लो उसके एवज कुछ दो। हमारा क्या लेवरेज है? हमारा लेवरेज है कि हम अफगानिस्तान की डिप्लोमेटिक रिकग्निशन उस हुकूमत की अभी नहीं हुई। वो चाहते हैं लेजिटिमेसी थ्रू डिप्लोमेटिक रिकग्निशन।
वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान बॉर्डर के ज़रिए ट्रेड खुल जाए, वो चाहते हैं कि उनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो, ख़ास तौर पे सी पैक, सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ। तो ये एक और इंटरनेशनल बरादरी में वो एक उनकी शमूलियत हो जाए, ये बहुत बड़े उनके लिए इश्यूज़ हैं और उससे उनको सियासी फ़ायदा भी होगा और माली फ़ायदा भी होगा, एड भी आएगी, उनकी सैंक्शंस भी खुलेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हो। उन जो दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानी हैं बुनियादी तौर पर, जो रह रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उनको लगाम लगाई जाए। हम चाहते हैं कि उनको कंट्रोल किया जाए। तो उसमें कुछ लो और कुछ दो में मेरे ख्याल में हम दो टोक बात हो सकती है खामोश सफारतकारी के साथ। इसमें जो लंबा चौड़ा बोलना या धमकी देना, आप अफ़गानिस्तान हमसे छोटा मुल्क है, हम बड़ी रियासत हैं, ज़्यादा मजबूत भी हैं, तो हम अगर वही लहजा लबो लहजा इस्तेमाल करेंगे जो अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा या हिंदुस्तान करता है छोटे ममालिक के ख़िलाफ़, तो वो ठीक बात नहीं होगी। और हम धमकी देंगे, हम हॉट परसूट करेंगे, हम बॉम्बिंग करेंगे, ये मेरे ख्याल में मसले का हल नहीं है। इससे सिचुएशन और बिगड़ेगी। हम संजीदा गुफ्तगू करें क्रॉस द टेबल, और वो हाई लेवल डायलॉग हो और डिस्कशन हो और क्वाइट हो, खामोश हो। हमने जो पहले बड़ा अनाउंस कर दिया था कि जी अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके ये रिजल्ट होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंगेज विद देम। आफ्टर ऑल जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे दुश्मन तो नहीं है ना कोई जद्दी पुश्ती कि वो हमारा ही मुखालफत करेंगे, तो उनको भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, हमें भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मेरे ख्याल में कोई रास्ता निकल सकता है अगर हम संजीदा कोशिश करें और उसको परसू करें। मुशाहिद साहब, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अब मुशाहिद हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि TTP का क्या इलाज इस सारी सूरत हाल में हो सकता है? मतलब असल मसला तो वहाँ से हमें दरपेश है, और फिर यहाँ पर भी जाहिर है उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं, उनके हमायत करने वाले भी मौजूद हैं, जिसके नतीजे में ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो क्या इलाज हो सकता है? मेरे ख्याल में सिंपल आर्मी ऑपरेशन का इलाज नहीं है, इसमें होल ऑफ सिस्टम अप्रोच होनी पड़ेगी। आप इंटेलिजेंस बेहतर करें, आप पुलिस को स्ट्रेंथन करें, आप फ्रंटियर कोर को स्ट्रेंथन करें, और सबसे बड़ी बात है जो फुकदान है, कोर इशू क्या है नदीम साहब? हमारी एक वाज़े पुख्ता पायदार काउंटर टेरर स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें नेक्टा को फील्ड में लाएं, सूबाई और वफाकी हुकूमत में कोऑर्डिनेशन कराएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो, शेयरिंग हो। और आप देखें कि नादरा हमारा कितना ज़बरदस्त इदारा है, सारी फैक्ट्स उनके फिंगर टिप्स में हैं कि किसका आईडी, किसका सारा कुछ है। नादरा के साथ आप ट्रैक एंड ट्रेस का जो सिस्टम होता है, पकड़ लेंगे किसका क्या कहाँ से हुआ, सिम्स का इशू है, फिंगरप्रिंटिंग का इशू है, सारे चीज़ ये काम करने के हैं। ये काम अभी शुरू होंगे तो उसके रिजल्ट चंद माह के बाद होंगे ना, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ। अभी तो बयानात आ रहे हैं, मजम्मत के बयानात आ रहे हैं कि माजी में ये हुआ, बयानात आ रहे हैं कि बड़ा में दुख हुआ, दुआ करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो उसके आगे बढ़ें जी, या फिर माजी का रोना धोना हम कर रहे हैं? अभी तो हमने कोई स्टेप्स नहीं लिए, मुझे कोई स्टेप्स नजर नहीं आ रहे। क्या नेक्टा को हमने जिंदा कर दिया है? क्या नेक्टा को हम मजबूत कर रहे हैं? हमने क्या नया स्टेप लिया है इस वाकया के बाद, अपार्ट फ्रॉम कॉन्डमनेशन, कंडोलेंस एंड कॉम्पनसेशन, कि हम काउंटर टेरर स्ट्रेटजी बनाएं? तो पहला फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और साथ साथ बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हमने सफारतकारी करनी है हमने, और दूसरा ट्रैक चलाना है, कंकरेंटली चलाना है। ये काम इकट्ठे साइड बाय साइड करने पड़ेंगे, और ये इसी तरह से हो सके अगर हमारी तरजीहात वाज़ेह हों। अगर तरजीहात इधर वही है एक किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और वो फोकस ये है कि
कल क्या हो, किसको बंद करना है, किसको रोकना है, तो फिर प्रायोरिटीज तो हमारी डिफरेंट होगी ना। हमारी प्रायोरिटीज शुड बी नंबर 1 प्रोटेक्टिंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मैं बता रहा हूँ ये पख्तून जो मजलूम कौम है उसमें बड़ा एक पाई जाती है गम और गुस्सा कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें ज्यादती हो रही है, कई दिहाइयों से ज्यादतियाँ हो रही हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और हमें भूल गई है कौमी क़यादत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुशाहिद साहब, क्योंकि ये गैप बढ़ेगा, एहसास महरूमी बढ़ेगी। जी मुशाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए जाहिर है सियासी यकजहती की ज़रूरत है। अब जब सियासी तकसीम जो है वो इस नौइयत की हो कि उसकी बुनियाद नफ़रत के ऊपर हो, मरकज़ में भी एक ऐसी हुकूमत हो जो कमज़ोर हो और जो सूबा मुतासिर है वहाँ पे निगरान हुकूमत हो, तो फिर फैसला साजी जो है उसमें ठोसपन जो है वो किस तरीके से लाना मुमकिन है? या आप ये समझते हैं जैसे कि आपने कहा है कि नहीं, इंतखाबात में चले जाओ, इलेक्शन करवाओ और वही सूरत हाल का जो है वो हल है? देखिए जी, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जो सियासी पोलराइजेशन की, हम मोदी को तो कहते हैं हम गुफ्तगू करने को तैयार हैं, हम दहशत गर्दों से भी गुफ्तगू करने को तैयार हैं और गुफ्तगू हुई भी है। हम अपने लोगों से गुफ्तगू करने में क्यों इज्तनाब करते हैं? उसमें क्या कबाहत है? अगर इत्तफाक राय हो सकता है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पर एज आर्मी चीफ के सब ने सराहा कि बड़ा अच्छा हो गया, या IMF जाने पर सब अग्री करते हैं, चाहे इमरान खान साहब हो या PDM हो, या फाटफ पर जो 14 कवानीन हमने पास किए मुत्तफिका इत्तफाक राय से, उसमें तो कोई कबाहत नहीं थी, कोई मसलियत नहीं थी। तो ये जो चीज़ है इसमें क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात है ये अब वैक्यूम है, जैसे आपने फरमाया कि इधर डायरेक्शनलेस हैं और उधर केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो आइन की पासदारी हमारा फ़र्ज है और आइन में स्टिपुलेटेड है कि इलेक्शन करवाने हैं। अगर असेंबली टूट जाए उसके उस पीरियड में, तो उसमें आप जाएं, लेट द पीपल डिसाइड। कम से कम ये जो सिचुएशन है कन्फ्यूजन की, इन अनसर्टनिटी की, या बिल्कुल ही को पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो ख़त्म होगी ना। और इलेक्शंस वैसे भी होने हैं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये वैसे भी इलेक्शन का साल है, कितनी देर तक इलेक्शन हम पोस्टपोन करेंगे? और वैसे भी अगर हम आइन की पासदारी नहीं करेंगे, हमसे मुराद जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो फिर कल को कोई और आएगा तो वो कहेगा हम क्यों फिर पासदारी करें उसकी, हम भी पामाली करेंगे। तो हम लेट्स फॉलो द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ और हम फैसला करें कि जी कम से कम बैलेट बॉक्स के जरिए एक हुकूमत आएगी जिसको लोगों का एतमाद होगा और वो फैसले कर सकेगी, क्योंकि कई मुश्किल फैसले केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उन पर इतना बोझ ना डालें। और केयर टेकर गवर्नमेंट का एक ही मैंडेट होता है हमारे आइन के मुताबिक, जाहिर है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है। मुशाहिद साहब ये फरमाइएगा कि जैसे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि जी हालात जो हैं वो दिगरगू हैं, सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत कर लें, डस्का से रिज़ल्ट नहीं आते तो वहाँ से कबायली इलाके जो मर्ज हो गए हैं वहाँ से नताइज कैसे जो हैं वो पहुँचेंगे। अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि जी इंसानी ज़िंदगी सबसे अहम है, क्या हम किसी एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या इन हालात में हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं? और दूसरा ये कि अगर सियासी तौर के ऊपर इंतखाबात में ताख़ीर का फ़ैसला होता है तो उसके नतीजे में मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। देखिए जी, पहली तो बात है कि हमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, ख़ास तौर पे जो पुलिस है, उसका मोराल रेज करना है। पुलिस को रगड़ा मिल रहा है, पुलिस के ख़िलाफ़ दहशतगर्द टारगेट कर रहे हैं स्पेशली, और पुलिस मेरे ख्याल में इस वक्त हर लिहाज से इल इक्विप्ड है, उनके पास वो उस किस्म का असला नहीं जो कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, ना कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें हमने स्टेप्स लेने हैं बिफोर वी टॉक ऑफ अ फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन। अभी मेरे ख्याल में तैयारी नहीं है बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन की। अभी तो सिर्फ है कि वो इंसिडेंट टू इंसिडेंट, मोमेंट टू मोमेंट के ये एक्शन कैसे लेना है, कैसे रोकना है, उसमें आर्मी भी हो, लॉ इन्फोर्समेंट भी हो, वो तैयार है। बाकी इट्स अ प्रोफेशनल फोर्स, कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं, कुर्बानियाँ दी भी हैं, माजी में भी दी हैं, अब भी दे रहे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात है उनका मोराल रेज करना, उनमें
जो और उनकी जो इक्विपमेंट है वो करना। और दूसरी बात है कि अगर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है अगर ये बढ़ेगी और अगर ये पता नहीं चलेगा कि कल को क्या होना, और यही काम चलाने वाली बात है कि चलते रहो बस मॉडलिंग थ्रू, तो वो मेरे ख्याल में उससे हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि उससे कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, उससे पोलराइजेशन भी बढ़ेगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट कहेगी हम तो आए हैं सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए, तो हम वैसे बैठे हैं, बड़े बड़े फैसले भी नहीं वो कर सकेंगे। और इधर भी मुझे देख रहा हूं कि अभी तक कोई काउंटर टेरर स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, तो फिर मेरा ख्याल है हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा इसको बड़े एक हसास स्टेज पर है, लोगों की एहसास महरूमियत भी बढ़ रही है, लोगों का गम गुस्सा भी बढ़ रहा है। तो ये जो है ना गैप बिटवीन द एलीट एंड द गैप बिटवीन द स्ट्रीट, वो बढ़ रहा है और वो गैप उसको क्लोज करने की ज़रूरत है। और ये एतमाद का भी फुकदान है और इसमें क्लैरिटी नहीं कि हमने आइंदा क्या पॉलिसी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 3-4 चीज़ें ठक 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 करनी चाहिए। सियासी फैसले भी हैं स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ, और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के फैसले भी हैं, और फाटा के हवाले से भी फैसले हैं। ठक 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 4-5 पॉइंट्स करें और फौरन कन्वीन करें कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, या खुद आप ऑन देयर ओन टेक सम इनिशिएटिव, क्योंकि ये अभी तक कोई इनिशिएटिव जो ना होना, और इतना बड़ा वाकया हुआ है, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, उस पर फोकस किया जाए। और हमने तो रज़ा रब्बानी साहब ने भी ये मुतालबा किया है, मैं भी उस मुतालबे को तायद करता हूँ कि 8 फरवरी को जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया, उसमें तो हाई लेवल ब्रीफिंग होनी चाहिए। आप पूरी पार्लियामेंट जो है अवाम की नुमाइंदा है, उनको एतमाद में लें, उनको बताएं कि आइंदा के लिए व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, अभी तक क्या सूरत हाल है और हम क्या इकदाम करने जा रहे हैं, ताकि उस इत्तेफाक के पीछे पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो। इसमें मुशाहिद साहब ये फरमाएगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ था, उसके नतीजे में एक हिकमत अमली तो सामने आई थी, एपेक्स कमेटियाँ भी बनी थीं और तय पाया था कि एक ये ओवरसाइट जो है वो रखी जाएगी और मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये सूरत हाल जो है ये मज़ीद दिगरगूं हो गई है। तो अगर 8 फरवरी का इजलास होना है तो उसके अंदर अगर सिक्योरिटी इदारे ब्रीफ करते हैं, तो कोई आप समझते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हिकमत अमली है उसमें मज़ीद तब्दीलियों की गुंजाइश है? अगर है तो वो क्या है और किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एग्जिस्टिंग क्या हिकमत अमली है। क्या हम काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के लिए लीड ऑर्गेनाइजेशन का कौन होगा? क्या हर दफा हम हर बोझ आर्मी पर डाल रहे हैं? व्हाट अबाउट नेक्टा, जो एक अदारा 14 साल पहले बनाया था, कानून के तहत बनाया था, उसको मजबूत करें। फ्रंटियर कोर को मजबूत करें, इंटेलिजेंस को बीफ अप करें, पुलिस को वो मटेरियल दें। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर ही कोई नहीं है। ये हमने चेक किया कि 7 अजला में तो उनके दफ्तर ही नहीं है, आर्जी दफ्तर बने हुए, नाम है काउंटर टेरर डिपार्टमेंट, लेकिन उनके लिए तो ना आपने कैपेसिटी रखी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा जी। इसमें तो लगता है कि हम संजीदा ही नहीं, हम सीरियस ही नहीं है इसको टैकल करने में। और अब तो चलो पिछली गवर्नमेंट में ब्लेम करना था, वो हो गया, उन्होंने जो किया नालायकी या नहीं किया, लेकिन अब तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, अब तो कोई इशू नहीं है, अब तो करें। वो वफाक के साथ चल रही है साथ साथ, तो अब तो करें। देयर इज नो एक्सक्यूज नाउ फॉर एनी फेलियर और फेलिंग और वैक्यूम नाउ। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसले होने चाहिए, जो इकदाम उठाने चाहिए, अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहे। और मैं समझता हूँ कि बहरान बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, और उसका मुकाबला करने में अभी वाज़े स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ये थे सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।